स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, हरिद्वार दौरे पर पुष्कर सिंह धामी हैं। शांति कुंज में डॉक्टर प्रणव पांड्या से उन्होंने मुलाकात की है। सीएम धामी के अधिकारियों के साथ बैठक है। जी हां, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा सीएम करेंगे और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार हालांकि पहुंचे हैं। हरिद्वार में सीएम के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भल्ला कॉलेज के हेलीपैड पर हुई। हेलीपैड से मुख्यमंत्री शांति कुंज के लिए हालांकि रवाना हुए। शांति कुंज में डॉक्टर प्रणव पांड्या से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री धामी डाम कोठी जाएंगे। डाम कोठी में सीएम धामी जिले के अफसरों से विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे और अब तक हुए कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, सीएम धामी आज हरिद्वार के दौरे पर है और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा उनकी होनी है। किस तरीके से लोगों की दिक्कतों को कम किया जाए और हरिद्वार जिले की खासतौर पर अगर बात की जाए तो कैसे तमाम जो समस्याएं हैं इनको लेकर सीएम धामी अधिकारियों के साथ खास बैठक करने वाले हैं। तो हरिद्वार दौरे पर आज सीएम पुष्कर धामी हैं। आपको बता दें, कई अधिकारियों के साथ हालांकि समीक्षा बैठक वो करने वाले हैं। अफसरों से विकास कार्यों पर चर्चा वो करेंगे। डाम कोठी में सीएम धामी जिले के अफसरों से विकास कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे। डाम कोठी उनका जाने का कार्यक्रम है। हालांकि शांति कुंज में डॉक्टर प्रणव पांड्या से सीएम योगी मुलाकात कर चुके हैं। तो अहम ये दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको बताएं का माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हालांकि आगामी 31 मई को उपचुनाव भी चंपावत में होना है, ऐसे में तमाम कामों को भी निपटाना है और जिस तरीके से बैक टू बैक जो सीएम धामी चंपावत के दौरे पर जा रहे हैं, ऐसे में चुनौती भी ज्यादा है। जनता की समस्याओं का निराकरण भी करना है। किस तरीके से तमाम परेशानियों को दूर किया जा सके, इस पर ध्यान देना है। किस तरीके से उपचुनाव में फतह हासिल हो सके, इस पर भी सीएम धामी का विशेष फोकस है और इसीलिए जमीन पर मेहनत करते हुए सीएम धामी हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज हरिद्वार के दौरे पर वो हैं, जहां पर अधिकारियों के साथ खास बैठक, विकास कार्यों पर चर्चा वो करेंगे। पुष्कर सिंह धामी आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भल्ला कॉलेज में उनकी हुई थी लैंडिंग। इसके बाद हेलीपैड से मुख्यमंत्री शांति कुंज के लिए रवाना हुए और शांति कुंज में डॉक्टर प्रणव पांड्या से उन्होंने खास मुलाकात की और मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री धामी डाम कोठी जाने वाले हैं। डाम कोठी में सीएम धामी जिले के अफसरों से विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे और अब तक के हुए कार्यों की समीक्षा बैठक भी अधिकारियों से सीएम धामी लेने वाले हैं। कार्यों की देखिए किस तरीके से सीएम धामी हरिद्वार हालांकि पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, उनका सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। इसके बाद अधिकारियों से खास मुलाकात उनकी हुई। जनहित के मुद्दों को लेकर, तमाम प्रशासनिक मुद्दों को लेकर सीएम धामी ने बातचीत की है। तो हरिद्वार दौरे पर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। शांति कुंज में डॉक्टर प्रणव पांड्या से उन्होंने मुलाकात की है। साथ ही सीएम धामी के अधिकारियों के साथ बैठक भी होनी है। निर्माण कार्यों को लेकर, विकास कार्य को लेकर हरिद्वार में किस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में कामकाज किए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों का ब्यौरा सीएम धामी अधिकारियों से आज लेने वाले हैं।
हरिद्वार के दौरे पर हैं, जहां पर आपको बताएं, हालांकि इसके पहले भी तमाम अलग अलग दौरे सीएम धामी कर चुके हैं और ये उनकी सरकार का दूसरा कार्यकाल है। हालांकि इसके पहले चंद महीनों की सरकार पुष्कर सिंह धामी ने चलाई और इसी का ये परिणाम कि एक बार दोबारा से विश्वास भरोसा आलाकमान ने पुष्कर धामी पर जताया और अब जमीन पर काम करते हुए सीएम धामी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। चंपावत उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चंपावत उपचुनाव को जीतने को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही है। अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम में पहुंचे लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने कहा कि सीएम धामी के चंपावत सीट से चुनाव लड़ने को लेकर वहां की जनता में काफी उत्साह है। सांसद ने कहा कि सीएम धामी को जीतने के लिए कांग्रेस के लोग भी बीजेपी के साथ खड़े हैं। सांसद टम्टा ने यह भी कहा कि प्रदेश में 2022 से पहले हुए चुनावों में कभी भी किसी दल की सरकार रिपीट नहीं हुई, लेकिन धामी सरकार ने 6 माह के अंदर प्रदेश में जो काम कर दिखाया, ये उसी का परिणाम रहा कि बीजेपी ने न सिर्फ सरकार रिपीट की बल्कि मिथक को भी तोड़ा। सांसद टम्टा ने यह भी कहा कि चंपावत उपचुनाव को बीजेपी रिकॉर्ड वोटों से जीतकर इतिहास बनाएगी और चंपावत विधानसभा के विकास की धारा आगे बढ़ाएगी। चंपावत के चुनाव में मैं लगातार बना हूं और आज ही कल रात ही में आया हूं। मैं अभी चंपावत को निकलने वाला हूं, क्योंकि चंपावत विधानसभा के अंदर जो उत्साह वहां के लोगों के अंदर दिख रहा है और लगातार बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और उसके पीछे एक कारण है कि ऐसा मौका कोई नहीं खोना चाहता कि वो अपना मतदान मुख्यमंत्री जी के पक्ष में दे। वो अपने मतदान को मुख्यमंत्री जी के पक्ष में देना चाहते हैं और 6 साढ़े 6 महीने के कालखंड के अंदर पुष्कर धामी सरकार ने मोदी जी के सहयोग के माध्यम से, मोदी जी की योजनाओं को आगे बढ़ाने के माध्यम से जो विकास कार्य किए, उसका प्रतिफल है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई। और चुनाव का प्रबंध समिति का संयोजक होने के नाते से मैं कह सकता हूं कि पहली बार राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रिपीट हुई और बहुत सारी मिथ्याएं भी टूटी और उस रिकॉर्ड को भी हमारी सरकार तोड़ेगी और अधिकतम वोटों से इतिहास बना करके चंपावत की जनता पुष्कर सिंह धामी जी को अपना मुख्यमंत्री और विधायक बना करके मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी एक पहली बार हमारे युवा चेहरे को आगे आने का अवसर मिलेगा। हमारी विकास की धारा आगे बढ़ेगी। चंपावत जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त है। ये सांसद अजय टम्टा का बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि जीतोड़ मेहनत बीजेपी चंपावत में करती दिखाई पड़ रही है। तमाम दौरे मुख्यमंत्री धामी के और साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी गीता धामी भी हालांकि मैदान में है। अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से संपर्क साधने का काम किया जा रहा है और जो उपचुनाव होने वाले उस पर जीत को लेकर हालांकि पूरी जीतने की कोशिश सीएम धामी की ओर से, उनके समर्थकों की ओर से की जा रही है। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देहरादून से अजय पांडे जुड़ गए। जी अजय, जिस तरीके से जो चंपावत उपचुनाव होना और ऐसे में जो जिस कॉन्फिडेंस में बीजेपी दिख रही है कि बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है, ये टम्टा जी का कहना है जो कि सांसद है बीजेपी के, क्या माहौल जमीन पर फिलहाल लग रहा है? देखिए, इस चुनाव को लेकर के उत्तराखंड बीजेपी काफी गंभीर नजर आ रही है और बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सबकी ड्यूटी चंपावत में लगाई गई है और समय समय पर वो जा करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। कई जगहों पर वरिष्ठ नेताओं की सभाएं भी हो रही हैं और 40 वरिष्ठ नेताओं का एक समूह बनाया गया है कि वो आकर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे। इसके साथ साथ इस ग्रुप में कई केंद्रीय नेताओं को भी शामिल किया गया है और आने वाले दिनों में वो भी यहाँ पर आकर के चुनाव प्रचार करेंगे। खास तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी ने मोर्चा संभाला है और वो भी घर घर जाकर के आम जनता से वोट की अपील कर रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड में अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं जिसमें मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में रहे हैं वो चुनाव जीते हैं
और इसके बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी काफी गंभीर नजर आ रही है। और इसी वजह यही कारण है कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनकी ड्यूटी वहां पर लगाई गई है। कहीं पर भी बीजेपी की ओर से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है और सभी नेता वहां जा करके घर तो अजय, जिस तरीके से अजय जी आप बता रहे हैं कि अब तक जो इतिहास ऐसा रहा है कि जो भी उपचुनाव मुख्यमंत्री ने लड़ा वो जीते हैं, तो ऐसे में हालांकि आश्वस्त बीजेपी पहले से ही दिखाई पड़ रही है, तो कांग्रेस का क्या तेवर दिखाई पड़ रहा है इस पर? देखिए, कांग्रेस की ओर से अगर एक तरह से कहें तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें एकजुटता यहाँ पर नहीं दिख रही है। हालांकि अब जाकर के कांग्रेस के कई नेता चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं, लेकिन जो वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह से इस चुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए था, जिस तरह से गंभीरता दिखानी चाहिए थी, वो गंभीरता यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रही है। बीजेपी की ओर से जिस तरह से सभी वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं, उस तरह से कांग्रेस के नेताओं की ओर से भी चुनाव मैदान में जुटने की जरूरत थी। हालांकि कांग्रेस के नेता बार बार ये दावा करते रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के लिए कहीं पर भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री को कड़ी चुनौती दे रहे हैं और जो उनकी प्रत्याशी हैं निर्मला गैतोड़ी, वो काफी मजबूत प्रत्याशी हैं और उनके पक्ष में जनता का जनाधार है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। चलिए, दावा तो कांग्रेस की तरफ से हालांकि लगातार किया जा रहा है, लेकिन कोशिशें कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो है पूरी तरीके से विफल इस सीट पर दिखाई पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। उत्तराखंड के चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ ही हेमकुंड साहिब में भी 24 घंटे बिजली मुहैया कराने की सरकार ने कवायद तेज कर दी है। चारों धामों में इन दिनों भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलेंगे और हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो जाएगी। ट्रांसमिशन से बिजली सप्लाई के साथ ही सोलर और जनरेटर को भी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी धामों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जाए। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार की माने तो सभी धामों को निर्बाध बिजली सप्लाई की व्यवस्था कर दी गई है। वर्तमान में विद्युत व्यवस्था बेहतर है और पहले जो विद्युत की शॉर्टेज हो रही थी थोड़ा इम्प्रूव हुआ। मौसम भी थोड़ा सा कम टेम्परेचर होने की वजह से रिक्वायरमेंट कम हुई है। साथ साथ विद्युत की जो मांग है वो खपत की तुलना मांग घटी है और उसमें एनर्जी प्रोडक्शन में ग्रोथ आया है। जिस तरह से चार धाम यात्रा चल रही है, के कपाट खुलने वाले धामों में किस तरह की व्यवस्था की गई? विद्युत व्यवस्था पांचों धामों में सुचारू रूप से पहुंचा दी गई है और जो बर्फ के दौरान जो खराब लाइनें हो जाती हैं उनको सबको बेहतर करके टूट फूट को ठीक करके चालू कर दिया गया और सारे धामों में इस समय विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। जबकि आप सभी को मालूम है कि पांचों धाम जो हैं बहुत टफ टेराइन एरिया से होकर के बिजली गुजरती है, तो उनको मेंटेन करने में थोड़ी दिक्कत आती है आंधी तूफान के दौरान, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे प्रयासरत हैं कि विद्युत आपूर्ति लगातार सुचारू रूप से चलती है। जिस तरह से कट भी कभी कभी होता है, तो पावर कट ना हो तो उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? पावर कट ना हो इसके लिए जरूरत पड़ने पर हम लोग डे एहेड या टर्म एहेड पे कुछ न कुछ विद्युत परचेज कर लेते हैं ग्रिड से और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से, और उसके आधार पर जो रिक्वायरमेंट के आधार से विद्युत आपूर्ति करते हैं। पांचों धामों में भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जिससे पावर कट ना हो? हाँ बिल्कुल, हर धाम में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि केदारनाथ धाम में उरेडा से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। उनके SHP स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो लगे हुए हैं 100 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट, 100 किलोवाट के 2 प्रोजेक्ट, उनसे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जनरेटर की व्यवस्था की गई है और साथ साथ ग्रिड से जब सप्लाई जो आपूर्ति होती है 11 kV से, उसकी भी आपूर्ति की जा रही है। ये चारों धामों में व्यवस्था की गई? यस, ये चारों धामों में व्यवस्था की गई है कि जनरेटर और बिजली की जो ग्रिड से व्यवस्था है वो चलती है। वर्तमान में विद्युत आगे बढ़ेंगे। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति NEP 2020 21वीं सदी की स्वर्णिम भारत की आधारशिला होगी
उन्होंने कहा कि NEP 2020 देश को खड़ा करने का काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश दुनिया के सभी बड़े विश्वविद्यालयों ने ये माना है कि NEP 2020 राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा नीति है, वो पूरी दुनिया में गेम चेंजर का काम करेगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से छात्र छात्राओं को खेलकूद के साथ मानसिक शैक्षणिक स्तर को ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि तमाम क्षेत्रों में युवाओं को सोच और क्षमता और कौशल को भी विकास करेगा। शिक्षा पूरे देश में लागू होनी चाहिए, इसको लेकर लगातार जो NEP 2020 आई है वो 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की आधारशिला होगी। NEP 2020 न केवल देश को खड़ा करेगी, अभी दुनिया के तमाम शीर्ष विश्वविद्यालय, चाहे कैम्ब्रिज हो, चाहे हार्वर्ड हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, सभी विश्वविद्यालयों ने लगभग ये माना है कि ये जो NEP 2020 हमने नई नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है वो पूरी दुनिया में गेम चेंजर का काम करेगी। वो मातृशिक्षा, मातृभाषा की शिक्षण से शुरू होगी, वोकेशनल वो भी क्लास 6 से शुरू होगी प्रैक्टिकल के साथ, और शोध और अनुसंधान की जाएगी। 12+2 को खत्म कर दिया, अब 5+3+3+4 होगा, जो शैक्षणिक स्तर को ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि तमाम क्षेत्रों में जो युवा है उसको पूरा मैदान भी देगा दौड़ने के लिए, सोच की क्षमता भी बढ़ाएगा और उसके कौशल को भी विकसित करेगा। शोध और अनुसंधान की दिशा में और तकनीकी प्रौद्योगिकी की दिशा में भी ये देश सशक्त होगा। ऐसी नीति आई है तो सब लोगों की है, पूरा देश एक हो गया है। देखिए कई बार क्या होता है, इस समय कोरोना काल था और परिस्थितियाँ ये थी कि जो सांसद निधि थी उसको भी, विधायक निधि हो चाहे सांसद निधि हो, उसको भी ये किया कि अन्य कामों में वो किया। तो हो सकता है कि ये गांव चयनित होने के बाद भी उसमें व्यवस्थित वो नहीं हुआ, वो कोई बड़ी बात नहीं है, चयनित होंगे गांव, लेकिन जितना काम हुआ है पिछले 50 साल में इतना काम है। चंपावत चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री वहाँ एक तरफा जीत की ओर है और स्वाभाविक है कि वहाँ के लोग बहुत ही उत्सुक है, उत्साही हैं। उनको जीत केवल तिथि की प्रतीक्षा है और रिजल्ट की प्रतीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर भाजपा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के रूप में मनाने जा रही है। इस विषय में पार्टी ने 30 मई से 15 जून तक कार्यक्रम निर्धारित कर दिए हैं। तय कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल के संयोजन में प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया गया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश और प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक के मार्गदर्शन में संचालित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुफ्त टीकाकरण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, आयुष्मान भारत योजना, हर घर नल से जल योजना जैसी दर्जनों कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए अधिक से अधिक लाभान्वित और जरूरतमंदों लोगों को इन कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मना रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के निर्देश पर यह पखवाड़ा 30 मई से प्रारंभ होगा और उत्तराखंड सहित पूरे देश में सभी प्रदेशों में मनाया जाएगा। प्रदेशों के साथ ही इससे जुड़े कार्यक्रम सभी जिलों में बूथ स्तर तक आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसान, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे कार्यों के बारे में जनता को जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर हुए कार्यों के अलावा प्रदेश स्तर पर भी जो कार्य हुए हैं उनके बारे में भी जनता को विस्तार से अवगत करा
सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की कार्य पद्धति में सुधार की कवायद तेज होने लगी है। लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में देहरादून आरटीओ में छापेमारी कर आरटीओ को निलंबित कर दिया, जिसके बाद शासन से लेकर प्रदेश के हर सरकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस कर्मियों के तय समय में कार्यालय में पहुंचने को लेकर उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस के तमाम अधिकारियों को पहले ही निर्देशित किया जा चुका है कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आपको पुलिस मुख्यालय में अनिवार्य रूप से मौजूद रहना होगा। इसके साथ ही जिले में एसएसपी कार्यालयों में भी सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक अगर कोई आपातकालीन स्थिति नहीं होती है तो पुलिस कप्तानों को बैठना होगा। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। वे आगे बढ़ेंगे। मसूरी एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने एसडीएम कार्यालय में मसूरी में पर्यटन सीजन को तैयारियों व पूर्व में दिए गए उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश के अनुपालन को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को पेयजल लाइनें डालने के बाद धीमी गति से सड़क निर्माण किए जाने को लेकर जमकर फटकार लगाई है। इस मौके पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग को भी सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को माल रोड पर लगे एंटिक पोलो और हवाधरों से स्पा और अन्य एडवाइजमेंट को तत्काल हटाने के लिए आदेश दिए। विद्युत विभाग और टेलीकॉम कंपनियों को 15 दिन के अंदर माल रोड से सभी झूलती हुई तारों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार उच्च अधिकारियों और कैबिनेट मंत्री के निर्देशों पर माल रोड का सौंदर्यीकरण करने का काम किया जा रहा है। वो जल्द माल रोड तोड़कर 6 से 8 इंच डाउन कर निर्माण करने का काम शुरू किया जाएगा। हाँ, जो मसूरी में माल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर के समय समय पर शासन स्तर पर जो बैठकें हुई है, उनमें जो निर्देश प्राप्त हुए, उनमें डिफरेंट डिपार्टमेंट जो थे उनको अपने अपने हिस्से का काम करना था समय से। चूँकि इसमें कल फिर एक बैठक होनी है 7 सितंबर पर, तो इनमें से जो जो काम हो चुके हैं उनको रिव्यू किया गया कि कितने काम पूरे हो गए, कितने अभी अधूरे हैं और कितने टाइम बाउंड के अंदर किए जाने हैं। तो इसमें जो स्टेक डिपार्टमेंट हैं, जल निगम था, जल संस्थान है, विद्युत विभाग है, केबल डिपार्टमेंट है, नगर पालिका है, प्रशासन है, पुलिस है, इन सबको टास्क दिए गए थे, उन्हीं को रिव्यू किया गया है और ये टाइमली इन सब कामों को पूरे करने के, ताकि माल रोड का सौंदर्यीकरण का कार्य स्टार्ट होने से पहले जो यूटिलिटी शिफ्टिंग और अदर वर्क्स हैं ये को कंप्लीट हो जाए। मसूरी जो पेयजल योजना है उसकी लेइंग का काम तो हो गया, बट जो सड़कें खोदी गई हैं उनको हम उतनी तेजी से ठीक नहीं कर पाए संबंधित विभाग। कारण क्या है कि उन्होंने जो डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर रखे हैं, उसने सब कॉन्ट्रैक्टर रखे हैं, उसने पेटी कॉन्ट्रैक्टर रखे हैं, वो एक तरीके से बहुत स्लो वर्क है। तो उसमें मैंने एक्शन साहब को आज बुलाया और उनके डिपार्टमेंट को कहा कि आप यहीं पर परमानेंट विजिट करके इन सड़कों को दुरुस्त कराएं, इसलिए उनको थोड़ा सा डिपार्टमेंट को इस पर सख्ती से कहा गया है। माल रोड में रिक्शा भी एक चैलेंज हो गया, उसके लिए आप लगातार योजना बना रहे हैं, तो क्या मानते हैं रिक्शा को समायोजित करने के लिए कोई ठोस योजना? हाँ, एक्चुअली माल रोड में जो रिक्शे हैं, जो बहुत पुराना इनका संघ है, मजदूर संघ, इनकी तरफ से बहुत पहले एक प्रपोजल था कि हमें रिहेबिलिट कर दिया जाए, हम कुछ लोग इस काम को छोड़ना चाहते हैं। तो इनकी संख्या 121 है, जिसमें से लगभग अगर 50% लोग इस काम को छोड़ते हैं तो फिर माल रोड में रिक्शों की संख्या 50 के आसपास रह जाएगी। बाकी लोगों को नगर पालिका की तरफ से अगर कुछ रिहेबिलिट करना या कुछ और उनको वन टाइम कंपनसेशन देने की कोई बात होती है, उनकी तरफ से मांग आती है, तो बोर्ड विचार करेगा। अगर ये ठीक ठाक प्रपोजल हुआ तो इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। जिस तरह से माननीय मंत्री जी का पूरा फोकस है यहाँ पर, वहीं पर आज एसडीएम साहब ने यहाँ पर जो है अधिकारियों की बैठक ली है और जो उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया था उसका रिव्यू लिया गया है कि क्या काम होने हैं। और कई जगह से जो शिकायत आ रही थी, चाहे वो जल निगम की ओर से हो चाहे नगर पालिका की ओर से, उस पर जो है उनको निर्देशित किया गया है एसडीएम साहब द्वारा कि इनको जो है तुरंत ठीक किया जाए। कई रोडें खुदी भी थी, उनको भी कहा गया है कि उनको जो है ठीक किया जाए। और हमने भी निवेदन किया है कि अभी बरसात से पहले जो काम नहीं हो रहे हैं, कम से कम उसकी प्लानिंग हो। माल रोड जब बने तो पूरी तैयारी के साथ बने, ऐसा ना हो कि हम माल रोड बनाएं और दूसरे दिन वो खुद जाए। तो निश्चित ही अब जो काम होगा पूरी प्लानिंग के साथ होगा। और एसडीएम साहब इसमें आपने देखा होगा किस तरह से दिन रात मेहनत करके इसको ठीक करने की व्यवस्था कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी पूरा रोज जो है इसका जो है फोकस में है कि जो है मसूरी को कैसे बेहतर बनाया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।